शाम 6 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा। 7वें चरण के लिए 1 जून को मतदान होना है और 1 जून को यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। 7वें चरण की अगर हम बात करें तो देखिए आज चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर में आज प्रचार प्रसार थम जाएगा। वहीं देवरिया, बांसगांव, घोसी में भी आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है। सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर में भी आज प्रचार प्रसार थम जाएगा। चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में आज आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का। तो शाम 6 बजे के बाद जनसभा, रोड शो, रैली की अनुमति नहीं है। और देखिए 1 जून को मतदान होना है यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर और आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है। सियासी शोर बताया जा रहा है कि शाम के 6 बजे के बाद नहीं सुनाई देंगे। तो तमाम जो दिग्गज है सभी अपनी अपनी तरफ से लगातार पूरी ताकत के साथ आज अपना दमखम भी दिखाएंगे और आज शाम 6 बजे जनसभा, रोड शो की अनुमति नहीं है। 7वें चरण के लिए सभी दिग्गज आज मैदान में उतरेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और जनता को संबोधित करेंगे, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। लगातार देखिए सभी पार्टियां तमाम तैयारियां भी कर रही हैं और अंतिम पड़ाव पर है अपने। अगर मतदान की बात करते हैं तो देखिए 1 जून को 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। वाराणसी, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव और देखिए इन 13 लोकसभा सीटों पर 1 जून को मतदान होगा। घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, कई दिग्गज मैदान में हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और तमाम ऐसे महत्वपूर्ण लोकसभा सीटें हैं जिन पर देखिए तमाम दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। तो ये 13 लोकसभा सीटें हैं जिन पर 1 जून को मतदान होना है और आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है। तो देखिए ये 13 लोकसभा सीटें हैं जिन पर 1 जून को मतदान होगा। वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, घोसी, चंदौली, गाजीपुर, तो कई बेहद महत्वपूर्ण सीटें हैं। बात की जाए गोरखपुर, वाराणसी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वो खुद इस बार तीसरी बार मैदान में है। और अलग अलग स्थानों से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए सिमाब और रोहित और मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिमाब, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। आज प्रचार का अंतिम दिन है, क्या लगता है इन 13 लोकसभा सीटों पर किस तरह का समीकरण बैठने वाला है? देखिए चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और तमाम जो राजनीति के दिग्गज हैं वो अपनी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। आज जो है वो घोसी लोकसभा में अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करेंगे और अलग अलग जगहों पर और जहां पर उनका चुनाव प्रचार बचा है वहां पर वो जनसभा को संबोधित करने के लिए जाएंगे। दरअसल जो पूर्वांचल का इस वक्त चुनाव हो रहा है 13 सीटों पर होने वाला है, चुनाव बेहद दिलचस्प है। ये कोई भी नहीं कह सकता है कि एक तरफा चुनाव किसी का है या एक तरफा जीत जो है वो सभी सीटों पर होने जा रही है। जीत के दावे हैं अपने अलग अलग 13 लोकसभा सीटों पे, अलग अलग मुद्दे हैं लोगों के। कोई महंगाई, बेरोजगारी और संविधान बचाने की बात कर रहा है, कोई लोकल मुद्दों की बात कर रहा है, तो कोई जो है वो राष्ट्रवाद और राम मंदिर जैसे मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहा है। बहरहाल आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। आज 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और उसके बाद फिर 1 तारीख को वोटिंग होगी, यानी कल का बीच रहेगा। आज 30 तारीख है, 31 तारीख का गैप रहेगा और 1 तारीख को वोटिंग होगी। हम इस वक्त घोसी लोकसभा में मौजूद हैं। यहाँ भी जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प है। यहाँ पर अरविंद राजभर प्रत्याशी हैं, मैदान में हैं। ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में, उनके बेटे हैं। और दूसरी तरफ राजीव राय जो कि समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं वो मैदान में है। इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि बसपा भी यहाँ पर ठीक ठाक चुनाव लड़ रही है क्योंकि जो यहाँ पर चौहान वोट है वो और दलित वोट, उस पर बहुजन समाज पार्टी की दावेदारी है। चौहान प्रत्याशी बसपा ने उतार के रखा है। तो ऐसे में चुनाव यहाँ का सबसे ज्यादा दिलचस्प देखने को मिल रहा है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग मुद्दे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर है, पार्टी ज्वाइन कराई जा रही है, कोई पार्टी छोड़कर जा रहा है, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। तो जब परसों चुनाव होगा, ईवीएम में सभी लोगों की किस्मत कैद हो जाएगी और 4 तारीख को पता चलेगा कि कौन कितने पानी में रहा और कौन किसने कितनी जो है वो मेहनत की।
बहरहाल आज का जो दिन है वो नेताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और सभी जो है वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। आज चुनाव प्रचार के बाद फिर ये मामला थम जाएगा और लोग परसों का इंतजार करेंगे जब वोटिंग होगी। जी बिल्कुल, देवरिया से हमारे सहयोगी मनीष जुड़े हुए। मनीष, अगर देवरिया की बात करते हैं तो देखिए 1 जून को मतदान होना है और आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, क्या कुछ समीकरण बैठ रहे हैं वहां पर? जी देखिए, मैं बताऊं कि देवरिया में जो कहा जाए कि पूरे पूर्वांचल में आज 13 लोकसभाओं में चुनाव मतदान होगा 1 जून को, लेकिन आज प्रचार प्रसार बंद हो गया है। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि जो देवरिया की समीकरण की बात है तो देवरिया से बीजेपी के प्रत्याशी शशांक मणि त्रिपाठी, तो वहीं अखिलेश प्रताप सिंह जो है गठबंधन से है और इस समय कांग्रेस प्रत्याशी है। वो कुल मिला के कहा जा सकता है कि यहाँ पे जो है टक्कर है, कांटे की टक्कर कही जा सकती है। लेकिन यहाँ पे एक बात सामने खुल के आ रही है कि जो यहाँ के बीजेपी प्रत्याशी हैं शशांक मणि त्रिपाठी और जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं गठबंधन के प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह, इन दोनों में कांटे का टक्कर है। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो है यहाँ पे बेरोजगारी, यहाँ पे चीनी मिल की सबसे बड़ी मुद्दा है। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि अंतिम चरण का चुनाव चल रहा है, 1 जून को मतदान होगा। लेकिन अब पूरे जो नेता है, चाहे बसपा के हों, सपा के हों, चाहे अन्य दलों के हों, चाहे भाजपा के हों, सभी लोग दमखम लगा चुके हैं कि 1 तारीख को मतदान होगा और किस्मत आने वाले आगामी 4 जून को उनके किस्मत का पिटारा खुलेगा। सबसे बड़ी बात बताऊं कि देवरिया लोकसभा क्षेत्र में जो है कुल मतदाता इस समय तक करीबन 24 लाख है, तो वहीं पुरुष मतदाता की बात कर ले तो 12,50,000 है। वही महिला जो मतदाता है वो 11 लाख 11.5 लाख के लगभग है। कुल मतदेय स्थल जो है यहाँ पे 1575 बनाए गए हैं, तो बूथों की संख्या भी 2524 है। यानी क्रिटिकल बूथ जो है यहाँ पे 209 है, तो वही बूथ 420 है। कुल मिला के यहाँ पे जो भी यहाँ का मतदान होगा एक दिलचस्प मतदान होगा और यहाँ पे जो भी प्रत्याशी हैं इस समय, चाहे अखिलेश प्रताप सिंह हो, चाहे यहाँ पे जो बीजेपी से शशांक मणि त्रिपाठी हो, इन दोनों में एक कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। और जो भी जनता है उनका मूड अब ये नहीं बन पा रहा है कि आखिरकार ये मतदाता किधर जा रहा है। कुल मिलाकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे एक देखा जा रहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा होगा विकास का मुद्दा और यहाँ पे चीनी मिल का मुद्दा। उसी को लेकर मतदाता अब जाएंगे और बूथों पर अपना मतदान करेंगे। लेकिन आने वाला कुल मिला के कहा जा सकता है लगातार जो है 10 सालों से, यानी कि 2 बार से यहाँ पे जो है बीजेपी के ही सांसद रहे हैं, कलराज मिश्रा से लेकर रमापति राम त्रिपाठी, और भाजपा ने देखिए इस बार फिर एक स्थानीय प्रत्याशी को उतारा है शशांक मणि को। और शशांक मणि के बारे में बात करते हैं तो उनका कहना जो है वो IITian है, काफी पढ़े लिखे हैं और उद्यमी भी हैं। लेकिन वही अखिलेश प्रताप सिंह की बात कर ले तो जो यहाँ पे सपा के गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं वो कांग्रेस के जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तो कुल मिला क्या कहा जा सकता है। लेकिन वही बसपा की बात कर ले तो बसपा का यहाँ कोई जनाधार नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है कांग्रेस प्रत्याशी और बीजेपी प्रत्याशी में कांटे का टक्कर दिखाई दे रहा है। आने वाले आगामी 1 जून को यहाँ पे मतदान होगा और 4 जून को नेताओं का पिटारा खुलेगा और उन किस्मत चमकेगा। आखिरकार अब देखना होगा कि ये मतदान किसके पक्ष में जाता है। जी, वाराणसी से सहयोगी रोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित, देखिए आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है और वाराणसी में बेहद दिलचस्प मुकाबला है इस बार का। जी हाँ, निश्चित रूप से सबकी निगाहें, चरण कोई भी हो, सबकी निगाहें बनारस पे ही टिकी थी और ये तो अंतिम 7वां चरण है। तो 13 सीटों पे जरूर चुनाव हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा यदि चर्चा में है और सबसे ज़्यादा निगाहें हैं तो वाराणसी से। कारण सिर्फ एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से तीसरी बार न सिर्फ सांसद चुने जाएंगे बल्कि यहाँ के लोगों का कहना है कि हम भाई सांसद नहीं चुनते हैं, हम तो प्रधानमंत्री का चयन करते हैं बनारस से। तो आप समझ सकती हैं कि एक इतिहास लिखने की ओर बनारस है। बनारस के यदि हम मतदाताओं से बात करते हैं तो उनका कहना है कि भाई ठीक है, लड़ाई में कांग्रेस ने अजय राय को खड़ा किया है, लेकिन अजय राय के समक्ष ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने वोटों को कितना वो सहेज पाते हैं। बल्कि विजय जो है एक तरफा नरेंद्र मोदी की हो रही है। अब देखना ये है कि ये विजय का जो बीच का गैप होता है, जिसे मार्जिन कहते हैं, वो कितना बढ़ सकता है। इस बार इतिहास लिखने के लिए पिछली बार लगभग 5.5 लाख मतों से प्रधानमंत्री यहाँ से विजयी हुए थे। इस बार यहाँ का टारगेट है यहाँ के लोगों का कि 8 से 10 लाख वोटों से उनको जिताना है। यानी इतना ज़्यादा गैप रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराना है, इतिहास लिखना है। क्योंकि तीसरी बार सांसद और तीसरी बार प्रधानमंत्री यदि फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी, तो बनारस भी एक इतिहास जो लिखेगा भारत के संवैधानिक इतिहास में, भारत के राजनीतिक इतिहास में तो लिखा जाएगा कि बनारस ने तीसरी बार लगातार अपने सांसद को प्रधानमंत्री बनाया। तो एक प्रकार से यहाँ अब मुद्दा सड़क, पानी और बिजली का नहीं है, इतिहास
एक ऐसे इतिहास को लिखना जिसमें बनारस की जनता शामिल होना चाहती है। क्योंकि मुद्दों की बात करें तो यही होता है, विकास के मुद्दे, सड़क है, पानी है, बिजली है, अस्पताल है, तमाम व्यवस्थाएं। अगर इन सब देखिए व्यवस्थाओं की बात करें तो विपक्ष तो काम है आरोप लगाना, लेकिन आम जनता की बात करें, अगर धरातल पे आके देखें तो लगभग कहते हैं ना कि खत्म तो नहीं हो चुका है, लेकिन लगभग सबकी ज़रूरतें तक लगभग संतृप्त हो चुका है। सैचुरेशन पॉइंट पे तो नहीं पहुंचा है, लेकिन उसके बहुत नज़दीक यहाँ की व्यवस्थाएं जो है पहुंच चुकी है। चाहे बिजली की बात करें, चाहे सड़कों की बात करें, 2014 से पहले का बनारस और अब के बनारस में बहुत कुछ अंतर हो चुका है, बहुत कुछ पानी बदल चुका है। गंगा भी पहले की अपेक्षा साफ हो चुकी है, सड़कें चौड़ी हो चुकी है, बिजली की व्यवस्था सुधर चुकी है। बनारस शहर से अन्य जगहों के जाने के लिए जो भी राजमार्ग हुआ करते थे वो 4 लेन 8 लेन में बदल चुके हैं। यहाँ पे पर्यटन उद्योग बढ़ चुका है विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के कारण। जहाँ जिस विश्वनाथ मंदिर में डेली 10 से 15 हज़ार लोग आते थे, वहाँ 1 लाख से ऊपर प्रतिदिन आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर्यटन का बढ़ावा हो रहा है। तो कुल मिला के कहें यदि विकास की बात करें तो विकास में किसी भी संसदीय क्षेत्र की अपेक्षा वाराणसी आगे औसत में। अगर औसत कितनी वृद्धि हुई है तो दिल्ली और बेंगलुरु मुंबई की यदि हम बात करें तो औसतन 2014 में क्या ग्रोथ रेट था और किस रेशियो से बढ़ा, तो बनारस कहीं ना कहीं उससे आगे होगा, क्योंकि एकदम नीचे से बहुत ऊपर अचानक गया है। और प्रधानमंत्री के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम की बात करें, चाहे रोपवे की बात करें, किसी भी चीज़ की यदि हम बात करें, किसानों की समस्या हो उसका यहाँ पे निदान किया गया, अमूल डेयरी यहाँ पे स्थापित की गई। तो सिर्फ बनारस, और मेन चीज़ है देखिए, जब हम बनारस की बात करते हैं ना तो कहते हैं ना कि किसी खेत में पानी दिया जाता है तो कुछ पानी अगल बगल के भी खेतों में चल जाता है। तो जैसे अब उदाहरण दें, अमूल डेयरी की बात करें तो उस डेयरी से फायदा सिर्फ बनारस को थोड़ी है, 100 किलोमीटर के आसपास के रेडियस एरिया के लोग किसानों को फायदा है। यहाँ से जो सड़कें जा रही हैं, अब यहाँ से गोरखपुर के लिए जो सड़क बना है तो उसमें कई लोकसभा के लोगों को फायदा है। गाजीपुर बलिया की तरफ जो जा रहा है कई लोकसभा, तो बनारस से जो भी सड़कें निकली हैं कम से कम 1 दर्जन लोकसभा क्षेत्र के लोगों को फायदा मिला। तो यही है ना कि अगर आप किसी बड़े के साथ में खड़े हैं तो उसका कुछ न कुछ अच्छाई है, उसका लाभ तो मिल ही जाता है। तो आसपास के संसदीय क्षेत्रों को भी बनारस के पास होने के कारण बहुत कुछ फायदा मिला है। तो बनारस में देखिए जो मेन मुद्दा होगा एक नए इतिहास लिखने का, कि सड़क, पानी और बिजली और इन सब चीज़ों से यहाँ की जनता अब उभर चुकी है। अब यहाँ ये बात नहीं होती है, अब यहाँ बात होती है कि नया इतिहास को लिखना है। उस इतिहास में ये लिखा जाएगा कि यहाँ से जो तीसरी बार सांसद बना वही यहाँ से तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बना है। ठीक है। गाजीपुर से हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़ गए हैं। आशुतोष, अगर गाजीपुर की बात करते हैं तो देखिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने यहाँ पर पूरी ताकत झोंक दी है और आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है। देखिए, वाराणसी के पास जो सबसे चर्चित सीट है वो गाजीपुर की है और इसकी सिर्फ एक वजह है मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी की हालांकि मौत हो चुकी है, लेकिन मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी हैं और वो अपने भाई को बार बार शहीद बता रहे हैं। वहीं सीएम योगी से लेकर तमाम बीजेपी नेता मुख्तार अंसारी पर लगातार हमलावर हैं और वो मुख्तार अंसारी को आतंकवादी बता रहे हैं। बीजेपी के लोकल जो प्रत्याशी हैं पारसनाथ राय, वो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं, अपनी हर सभा में करते हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत जिस दिन थी उस दिन पूरे गाजीपुर में राहत की सांस थी। वहीं अफजाल अंसारी मसीहा बताते हैं मुख्तार अंसारी को। कुल मिला के गाजीपुर के चुनाव के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ मुख्तार अंसारी है। हालांकि अफजाल अंसारी पिछली बार सपा और बसपा से गठबंधन थे और गठबंधन की वजह से वो चुनाव जीते थे। इस बार गठबंधन नहीं है और सुभाषपा भी बीजेपी के साथ में है। इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी वो हैं, लेकिन बसपा उनके साथ नहीं है। और जो मुस्लिम वोट है गाजीपुर में वो ज्यादा हैं, यादव वोट ज्यादा हैं, इसलिए अफजाल अंसारी अपनी जीत में कॉन्फिडेंट जरूर है, लेकिन पारसनाथ राय उनको जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। वहीं बीएसपी के प्रत्याशी डॉक्टर उमेश सिंह हैं। डॉक्टर उमेश सिंह क्योंकि लोकल पॉलिटिक्स में यहाँ कभी सक्रिय नहीं रहे हैं और चुनाव के वक्त वो चुनाव लड़ने के लिए आए हैं और अखिलेश यादव ने गाजीपुर में जो जनसभा की थी उसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी और बीएसपी दोनों अंदर से मिले हुए हैं, दोनों पार्टियां एक ही हैं। तो फिलहाल गाजीपुर में जो मुकाबला देखने में आ रहा है वो बीजेपी और इंडिया गठबंधन का सीधा मुकाबला है और केंद्र में मुख्तार अंसारी है। जी बिल्कुल। संवाददाता रोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित, देखिए इंडिया गठबंधन ने भी वाराणसी में पूरी ताकत झोंक दी और देखिए बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है इस बार का। देखिए मुकाबला निश्चित रूप से बहुत ही रोमांचक मुकाबला है।
ऊपर से तो देखिए कह रहा है, लेकिन अब वो मतदान में कितना तब्दील हो पाता है। देखिए इंडिया गठबंधन की यदि हम बात करें तो बनारस में अखिलेश यादव राहुल गांधी की संयुक्त सभा हुई, रोड शो हुआ प्रियंका गांधी डिम्पल यादव। तो इसमें यदि ये देखा जाए तो ले दे के समाजवादी पार्टी ही हावी रही। हालांकि समाजवादी पार्टी का अपना प्रत्याशी नहीं है, प्रत्याशी यहाँ से अजय राय कांग्रेस के हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने निराश हो चुके हैं, उनके एक प्रकार से कहा जाए अवसाद में आ चुके हैं, तो वो समाजवादी पार्टी के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए इसका आकलन सीधे सीधे किया जाता है कि यदि संयुक्त गठबंधन की रैली है तो किसके कितने झंडे हैं। अभी आम आदमी को तो यही नहीं पता चलेगा, कांग्रेस के झंडे तक नदारद रहते हैं। तो ये हालत है कांग्रेस प्रत्याशी का, लेकिन मजबूती के साथ, चाहे छोटा भाई कह लीजिए चाहे बड़ा भाई कह लीजिए, अखिलेश यादव उनके साथ खड़े हैं और पूरी शिद्दत के साथ उनके कार्यकर्ता प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अजय राय के जो उनके समर्थक हैं, चूँकि बड़ा फूट फुटाव है कांग्रेस में, स्थानीय इकाई में ही कुछ दिन पहले देखिए राजेश मिश्रा जो यहाँ के कद्दावर नेता हुआ करते थे, यहाँ से सांसद भी रह चुके थे, उन्होंने मतलब इसी राजनीति इंटरनल राजनीति के कारण कांग्रेस को छोड़ दिया और उनके समर्थक भी भाजपा में चले गए। तो कहीं नहीं कांग्रेस के अंदर वो रिक्तता अभी भी बनी हुई है। उसके साथ ले दे के सहारा समाजवादी पार्टी के जो मतदाता हैं, जो कैडर है वही है। अब देखना ये है कि इस रोमांचक मुकाबले में उस मार्जिन को, प्रधानमंत्री के मार्जिन को ये कितना कम कर पाते हैं। हालांकि दावे तो यही किए जा रहे हैं कि हम यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी का जो ब्रेक है उसको एकदम उनके गाड़ी के सामने ब्रेक बन के खड़े हो जा रहा है, उनका विजय रथ जो है यहीं पे रोक दिया जा रहा है। बनारस इस बार नई चीज़, नई मिसाल पेश करेगा। तमाम दावे देखिए हर कोई करता है, लेकिन हकीकत कहीं इससे उल्टा है। हकीकत जो है वो 4 जून को पता चलेगा। बहरहाल दोनों पार्टियां जो हैं अपनी अपनी तरफ से सक्रिय हैं, सड़कों पे उतर के लगातार काम कर रहे हैं। दोनों संगठन के लोग काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग काम कर रहे हैं, कांग्रेस सपा के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन किसका काम बोलेगा ये तो परसों पता चलेगा। ईवीएम में किसके समर्थक जा पाते हैं और वो किसके समर्थक हैं ये असली पता चलेगा कब, 4 जून को। जी बिल्कुल, देखिए पीएम मोदी के लिए ये संसदीय क्षेत्र रहा, उन्होंने बहुत ज़्यादा विकास कार्य किए और वो तीसरी बार मैदान में है, तो बेहद महत्वपूर्ण ये हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। क्योंकि देखिए अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से उन्होंने वाराणसी में जो काम किया वो दिखता भी है, नज़र भी आता है। तो देखिए 7वां चरण है, आखिरी चरण है और आज अंतिम दिन है प्रचार प्रसार का। 1 जून को अगर यूपी की बात करते हैं तो यहाँ पर 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। वाराणसी, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, ये 13 लोकसभा सीटें हैं जिन पर 1 जून को मतदान होना। और देखिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं, प्रचार प्रसार कर रही हैं। लगातार प्रचार प्रसार के साथ साथ देखिए जनता के बीच में जाकर बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है और आज शाम 6 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा और बड़े बड़े दिग्गज जो हैं लगातार वो जनता के बीच में जा रहे हैं। देखिए अगर पक्ष विपक्ष की बात करें तो सभी के दिग्गज नेता जनता के बीच में जाकर कहीं ना कहीं वो जो बड़े दावे किए जा रहे हैं वो देखने वाली बात होगी। 1 जून को मतदान होना है और 4 जून को रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो लेकिन इन 7वें चरण की अगर हम बात करते हैं तो यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और संवाददाता रोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कई विकास कार्य भी किए हैं जो वाराणसी में दिखता भी है। देखिए निश्चित रूप से अगर हम प्रधानमंत्री के विकास की बात करें, यहाँ के सांसद होने के नाते विकास की बात करें, तो व्यक्तिगत रूप से एक सांसद ने अपने संसदीय क्षेत्र का कितना विकास किया उसके नज़रिए से देखा जाए तो वाराणसी उसमें अव्वल आएगा। हालांकि तमाम जो प्रधानमंत्री हैं कहीं न कहीं से सांसद रहे हैं, उनका भी संसदीय क्षेत्र रहा है, चाहे रायबरेली की बात हो, चाहे अन्य मनमोहन सिंह का अपना संसदीय क्षेत्र रहा हो, अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री थे, उनका भी संसदीय क्षेत्र लखनऊ था। लेकिन एक संसदीय क्षेत्र की बात करें तो वहाँ के सांसद ने कितना विकास किया, 30,000 करोड़ से ऊपर की जो योजनाएं हैं सिर्फ वो आ चुकी हैं। उसके अलावा CSR की योजनाएं, सब योजनाएं इतनी ज़्यादा कि शायद गिनने में, उसका बजट बनाने में या एक पेपर पे लाने में बहुत समय लग जाए।
चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली की समस्या हो, यहाँ पे स्टेडियम हो, रोजगार की बात हो, तो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना हो, हर चीज़ में बनारस अब उत्तर प्रदेश में तो कम से कम अव्वल है और देश में भी तमाम पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए। मैं सिंपल एक उदाहरण देना चाहूँगा। बनारस में प्रतिदिन लगभग 2014 से पहले तक जो आंकड़ा था 15 से 20 हजार पर्यटक प्रतिदिन बनारस आते थे। अब स्थिति ये है कि लगभग 1 लाख लोग तो सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने आते हैं, वो भी बाहर के लोग। नियमित दर्शनार्थियों की बात नहीं कर रहे हैं। तो आप जोड़िए ना कि 1 लाख जो लोग आते हैं ट्रेन से या फ्लाइट से या कार से आते हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, माला फूल प्रसाद खरीद रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, होटल में रह रहे हैं, टैक्सी बुक कर रहे हैं, रोजगार मिल रहा है, आते हैं यहाँ से घूमने, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट देखते हैं, खरीदारी करते हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो रोजगार की भी दृष्टि से देखा जाए तो लोग भले कहे रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी समझे, लेकिन हर तरफ से बनारस का जो विकास हुआ है उसको उसी तरीके से है कि सब जो मीठे बेर होते हैं ना उसको व्यक्त नहीं किया जाता है, उसका जो खाएगा वही उसके स्वाद का अंदाजा लगा सकते हैं। संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, देखिए आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं और देखिए 1 जून को मतदान हो रहा है। देखिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी हैं, पार्टियों की अपनी अपनी तैयारियां पूरी हैं, पार्टी के जो अपने अपने वादे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी का हो जाए, अपना दल एस गठबंधन अनुप्रिया पटेल का हो जाए या बसपा प्रत्याशी का हो जाए, तो अपने अपने आंकड़ों में वो सभी चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पे केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल इस बार मैदान में है, उनके पति भी कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल भी हैं, तो दोनों लोग अपने अपने तरीके से यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए बड़े लीडर की, तो प्रधानमंत्री ने भी यहाँ पे रैली की है, योगी आदित्यनाथ ने भी 2 रैलियां यहाँ पे की हैं, अखिलेश यादव की कल जनसभा यहाँ पे मिर्जापुर में हुई है। प्रचार की बात करें तो इस बार का चुनाव प्रचार दिलचस्प इसलिए भी रहा है कि अनुप्रिया पटेल की जो बहन पल्लवी पटेल हैं, उन्होंने भी अनुप्रिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। असदुद्दीन ओवैसी भी यहाँ पे आकर के उनके खिलाफ प्रचार किए हैं और अपने जो पीडीएम के प्रत्याशी हैं उनको भी इस बार मैदान में उतारा है। अनुप्रिया पटेल तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतरी हैं। उनके विजय रथ को रोकने के लिए मौजूदा भदोही से सांसद रमेश बिंद को सपा ने मिर्जापुर से मैदान में उतारा है। क्योंकि अगर पूर्वांचल की सीटों की बात की जाए, खासकर मिर्जापुर की सीट की बात की जाए, तो यहाँ जो जनता के एक विचार कह लीजिए या जो उनका मानना है कि हमको प्रत्याशी तो चाहिए, विकास भी चाहिए, लेकिन जातिगत जो आंकड़ा है उसको लेकर के भी यहाँ के जो मतदाता हैं वो वोट करते हैं। कुशीनगर से हमारे सहयोगी कुंदन हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंदन, देखिए आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है और कुशीनगर में बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्या कुछ तैयारियां? सारी पार्टियां अपनी अपनी ताकत झोंक चुकी हैं। आज अंतिम चरण में राजनाथ सिंह की भी सभा होनी है और कुशीनगर जिले में, हालांकि वो देवरिया लोकसभा में आता है, फाजिल नगर में भी मध्य प्रदेश के प्रधान मुख्यमंत्री का जनसभा होना है। नन्हे, आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने विजय दुबे को अपना पुनः कैंडिडेट बनाया है। वहीं गठबंधन के खाते में समाजवादी पार्टी जो है अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू सिंह को प्रत्याशी बनाई है। बात करें राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी की, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य स्वयं मैदान में ताल ठोक रहे हैं, उसके अलावा बहुजन समाज पार्टी जो कि शुभ नारायण चौहान को अपना प्रत्याशी बनाई है। प्रत्याशी अभी जो भी दावा कर रहे हैं वो सभी जीत रहे हैं, लेकिन अब ये तो निर्णय 4 तारीख के बाद ही हो पाएगा कि कौन जीत का जश्न मनाता है और किसे हार का सामना करना पड़ता है। नन्ही, आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कुल मतदाता जनपद में 26,87,406 हैं, जिसमें कि पुरुष मतदाता 14,15,565 और महिलाएं जो हैं वो 12,71,687 हैं। थर्ड जेंडर भी हैं 154 की संख्या में। अब यही लोग वोट डाल के और इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। बात करें सुरक्षा की, तो मतदान केंद्र जो है वो 1480 बनाए गए हैं, जिसमें कि बूथ 2633 हैं और क्रिटिकल कंडीशन के लिए यहाँ मतदान केंद्र जो बनाए गए हैं 98 हैं और 161 उसमें बूथ हैं। बात करें सुरक्षा की और उसके पुख्ता इंतजाम की, तो पैरामिलिट्री और पुलिस के जवान भारी संख्या में लगाए गए हैं, जिससे कि मतदान जो है वो सुचारू रूप से किया जा सके। नन्ही, बात करें अगर वेब कास्टिंग की, तो यहाँ 50% ऐसे बूथ हैं जिनका वेब कास्टिंग किया जाएगा, जिससे कि आसानी से चुनाव कराया जा सके। जी नन्ही। जी बिल्कुल,
पवन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन, देखिए, मिर्जापुर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अनुप्रिया पटेल ने जो बयान दिया वो काफी वायरल हुआ था। उन्होंने कहा कि हमारे 10 साल के जो काम है जनता उससे खुश है और यहाँ पर कोई प्रतिस्पर्धा है ही नहीं। तो देखिए, 7वें चरण का मतदान होना है 1 जून को। लगातार इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं और आज अंतिम दिन है, आखिरी पड़ाव के लिए आखिरी दिन है आज प्रचार प्रसार का। और देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियां आज जनता के बीच में जाकर जनता को संबोधित करने वाली हैं। जो बड़े बड़े दावे हैं वो सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि 1 जून को किस तरीके से जनता आशीर्वाद किसे अपना देती है। बड़े बड़े अगर बात की जाए प्रत्याशियों की तो देखिए, उनकी ईवीएम में कैद होने वाली है किस्मत। 1 जून को हो जाएगा और 4 जून को परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन यूपी की बात करते हैं तो 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है 1 जून को और आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। तो ये 13 लोकसभा सीटें हैं जिन पर 1 जून को मतदान हो रहा है। गोरखपुर, बांसगांव, महाराजगंज, कुशीनगर, सलेमपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, घोसी, रॉबर्ट्सगंज, मिर्जापुर, वाराणसी बेहद महत्वपूर्ण सीटें हैं पूर्वांचल की, जिन पर 1 जून को मतदान होना है। तो देखिए, ये तमाम लोकसभा सीटें हैं जिन पर 1 जून को मतदान होगा। आपको बता दें कि 7वें चरण के लिए आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है और 1 जून को मतदान होगा 13 लोकसभा सीटों पर यूपी में। और ज्यादा जानकारी के साथ बलिया से हमारे सहयोगी सरविंद्र हमारे साथ जुड़ गए। बलिया में किस तरह का मुकाबला देखने को मिल रहा है सरविंद्र? देखिए, आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। नंदिनी, देखिए, बलिया जो सीट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है। आपको प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी हैं, उनके जो लड़के हैं वो यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं बीजेपी से। वहीं दूसरी तरफ जो सपा के जो उम्मीदवार है सनातन पांडे वो खड़े हैं। हालांकि मुकाबला दोनों ही अपनी अपनी जीत का ताल ठोक रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि चूंकि जो पूर्वांचल, खासकर जैसे जो बलिया सीट है और जो घोसी सीट है, जहां पे जो मतदाता हैं 25% के आसपास जो रसड़ा क्षेत्र है घोसी का, वो वोटर हैं और बलिया के 75% जो है बलिया के अंतर्गत वोटर है। वहीं 25% जो गाजीपुर, जो मोहम्मदाबाद, जहूराबाद का बॉर्डर है, वहां पे वोटर है। आपको बता दें, सबसे पहले बलिया सीट पे ले चलते हैं, जहां पे नीरज शेखर का ये दावा है कि जो छत्री वर्ग है वो पूरा का पूरा उनको सपोर्ट कर रहा है। वहीं पे जो नारद राय हैं, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं सपा के, वो बीजेपी में शामिल हुए और उनका ये मानना है कि जो 3 दिन पहले ये शामिल हुए हैं, आपको बता दें। और उनका ये मानना है कि जो भुइहार बेल्ट है, खासकर जो बलिया जो बेल्ट है, वहां जो वोटर है वो कहीं ना कहीं नीरज शेखर के साथ 1 तारीख को हो जाएंगे। लेकिन अभी भी ये फासला काफी दूर है। 3 दिन आए अभी नारद राय को हुआ है, लेकिन जो उनके समर्थक हैं या जो नारद राय दावा कर रहे हैं कि हमारे जो जातिगत जो वोट हैं, जो खासकर जो भुइयार वोट हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को जाएंगे। हालांकि अभी ये तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, लगातार 7वें